पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टेक्स्ट जो है, अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो ऑनलाइन एग्जाम के अंदर जो पैटर्न होता है वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। ऑनलाइन एग्जाम के अंदर 4 सेक्शन में अपना पेपर डिवाइडेड आता है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पेपर पैटर्न के बारे में ले लेते हैं और सिमिलर पैटर्न है फॉर ऑल पेपर्स। जो सेक्शन ए आता है वो 20 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं बेटा। जो सेक्शन बी आता है 4 सेक्शन में, सेक्शन ए बी सी डी में डिवाइड आएगा। मेरे साथ में नोट भी कर लेना आप। 20 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और इसकी प्रिपरेशन हमें बहुत अच्छे से करनी है। ये जो 40 मार्क्स है, अगर इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया ना तो एग्जाम में अपने बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। जो सेक्शन सी है बेटा वो आता है आपका 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। और जो सेक्शन डी आता है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स का। ये केस स्टडी बेस्ड आता है। तो इस तरीके से 4 पार्ट में जो है अपना डिवाइड होकर के आता है सिलेबस, क्वेश्चन पेपर। अच्छा, अब जो नॉर्मली आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे एक्सेप्ट डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, उनमें आप सिलेबस देखोगे कि ये चैप्टर है सिलेबस में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में सिलेबस नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें। सर क्यों नहीं बताओगे, ऐसा क्या हो गया? डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में जो सिलेबस है वो भी सिलेबस में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि जो चैप्टर्स है ना वो भी हमको पढ़ने हैं। कोई टॉपिक में आएंगे चैप्टर के नाम, तो वो जब टॉपिक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अदरवाइज आप चैप्टर के नाम भी नहीं समझ सकते। इसमें ऐसा है। और दीज आर द सब्जेक्ट जो कि हर साल चेंज हो जाते हैं, तो जो अमेंडेड लेटेस्ट प्रोविजन है उनके साथ पढ़ने वाले हैं। और एज पर सीएमए स्टडी मटेरियल पैटर्न जो है वो हमको पढ़ना है। जो भी कंटेंट है वो कवर हमारा होना चाहिए। और जितने भी सालों का जो पेपर आए हैं पास्ट एग्जाम में, जहां पर भी क्वेश्चन आया जिस भी टॉपिक से, वो हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ मैं पैटर्न बता रहा हूं किस तरीके से अपने सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, मतलब वहां से एमसीक्यू बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, या डिस्क्रिप्टिव बन सकता है, या केस स्टडी बन सकता है। किस टाइप के क्वेश्चन के लिए वो टॉपिक सूटेबल है वो टॉपिक के साथ ही आपको बताते जाऊंगा। जब अपना कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम उस चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ताकि हमारे एग्जाम्स में हमको हेल्प मिले। ठीक है। पास्ट एग्जाम पेपर में जो भी उस चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए होंगे वो करेंगे। और एक आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, जैसे मेन एग्जाम होता है वैसा का वैसा सेम। किस पर होगा टेस्ट? सीएमए कार्ट एप्लीकेशन पर होगा। वेल नोन, इंडिया में वेल नोन एप्लीकेशन है, आप जानते हैं पूरे इंडिया में ही। मैं तो बोलूंगा आप सीएमए कार्ट प्ले स्टोर पर देखेंगे तो आपको एप्लीकेशन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बातें हो गई। लेट्स स्टार्ट दी सब्जेक्ट। अब अपन सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं हमारे डायरेक्ट टेक्स्ट को, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा और हम हमारे मेन कंटेंट पर आते हैं बेटा। देखिए, तो जो हमारा सब्जेक्ट है बेटा डायरेक्ट टैक्स, इस डायरेक्ट टैक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा, दैट इज टैक्स। नॉर्मल टैक्स टॉपिक स्टार्ट करूं तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है, जो एक जनरल सवाल है, चाहे डायरेक्ट टैक्स पढ़े या इनडायरेक्ट टैक्स पढ़े, दोनों में ये कॉमन सवाल है। व्हाट इज टैक्स? साथ साथ में आप नोट भी करते रहना बेटा इसको, और नोट्स आपको मिलेंगी। ठीक है, नोट्स मिलेंगी आपको, लेकिन नोट भी करना है, ध्यान रखें। ठीक है, जो मेरी बुक मिलेगी आपको वो तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ साथ में नोटिंग भी करनी है। दोनों तरीके से नोटिंग करने से होता है क्या है, साथ साथ में लर्न हो जाता है, याद हो जाता है, आप ही का फायदा होता है ना। और बुक मिलेगी वो अलग से है ही, तो आप दोबारा पढ़ोगे ना, दो दो बार, तो आपको जल्दी चीजें याद हो। चलिए बात करते हैं टैक्स क्या होता है। देखिए बेटा, टैक्स को डिफाइन किस तरीके से किया गया है, मैं वो बात आपको बताता हूं कि टैक्स को डिफाइन कैसे किया गया है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं बेटा, तो बोला गया है टैक्स इज अ कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी। कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ और स्टेट्यूट।
अच्छा, एक और चीज जोड़ दो, बाय गवर्नमेंट। देखो, सिंप्लीफाइड करता हूं, पहले मैं इस लाइन को है ना कुछ पार्ट्स में बांट रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, है ना। कुछ पार्ट्स में मैं बांटता हूं इस लाइन को। हम हमारे सब्जेक्ट पर आ गए। पहले थोड़ा बहुत आपको लग सकता है कि ये सब्जेक्ट लगा रही है तो थियोरटिकल है, बिलीव मी इससे ज्यादा प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपकी जनरल लाइफ में जो भी चीजें काम आती है, आने वाली 5 से 6 क्लास में टैक्स निकालना सिखा दूंगा, बस मेरे साथ साथ आपको चलना है। टैक्स निकाल करके आप बता दोगे, आपके घर पे जाके इनकम पूछ के टैक्स निकाल के बता दोगे, बस मेरे साथ साथ प्रॉपरली वर्किंग के साथ में चलना है। ऐसे नहीं ऑल इन वन कॉपी बना रखी जैसे पासबुक आया करती थी पहले, सारे सब्जेक्ट एक ही कॉपी में चल रहे हैं, रफ कॉपी में, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एक्सक्लूसिवली आपको कॉपी मेंटेन करनी है, मेरे साथ साथ आप चलोगे तो आपको टैक्स निकालना आने वाली 5 से 6 क्लासेस में मैं सिखा दूंगा। इसी के साथ साथ ये जो बेसिक्स, इस चैप्टर को मैं अगर नाम देना चाहूं तो बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स नाम दे सकता हूं मैं इस चैप्टर को। इसी के साथ साथ मैं एक और चैप्टर कवर करूंगा रिटर्न ऑफ इनकम का आपका, तो बेसिक्स में ही 2 चैप्टर मैं आपके कवर कर दूंगा। ठीक है, बुक में एक ही चैप्टर है लेकिन 2 चैप्टर मैं इसमें कवर करूंगा क्योंकि दोनों बेसिक है। इनकम टैक्स रिटर्न किसे भरना होता है, कब तक भरना होता है, क्या क्या कमियां है, लूप होल्स कहाँ कहाँ पर है इनकम टैक्स के अंदर, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ साथ जो मैं कहता जाऊं वैसे वैसे आपको चलना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना। जो भी आपका सवाल है जरूर से पूछना है साथ साथ। अगर इस डेफिनेशन के टुकड़े करें तो क्या निकलता है, टैक्स क्या है, तो पहली बात निकलती है सर, हमें जो दिखी वो निकलती है कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी। स्टार्टिंग में थोड़े बहुत थियोरटिकल टॉपिक आएंगे, ये बेस मजबूत करने के लिए। जब ये सीख गए ना तो फटाफट प्रैक्टिकल में करोगे। तो फिर कंपलसरी एक्सटोर्शन तो है ही है, साथ 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 अगला क्या निकलता है, कौन करता है ये कंपलसरी एक्सटोर्शन, बाय गवर्नमेंट। ऑफ मनी भी जोड़ देते हैं इसमें, है ना, ताकि मैं और इसको पूरी डेफिनेशन को ही आपको टुकड़े करके बता पाऊं। ऑफ मनी बाय गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ। देखो, अगर मैंने इस डेफिनेशन को, छोटी सी डेफिनेशन के अगर टुकड़े किए, तोड़ा, तो मुझे ये सब कुछ मिला। चार चीजें इसके अंदर दिखी आपको, चार टुकड़े दिखे एक तरीके से। टैक्स क्या है, टैक्स वो पैसा है जो कि हमसे कंपलसरीली लिया जाता है, ऑप्शनल नहीं है कि यार मेरा मन नहीं है मैं तो टैक्स नहीं भर रहा। ठीक है, ऐसा नहीं है, आपके मन के ऊपर नहीं चलेगा भाई। आपको टैक्स भरने का मतलब भरने का, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। गवर्नमेंट ने बोला भाई कि टैक्स तुमको भरने का मतलब भरने का ही, आगे कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तो पहली बात निकल के आती है, टैक्स वो पैसा है जो कि कंपलसरी एक्सटोर्शन होता है। मैंने ऑफ मनी यहां पर लिखा था तो यहां से हटा देता हूं क्योंकि मैंने नेक्स्ट लाइन में भी उसको ले लिया अलग से। क्यों लिया उसका रीजन बताता हूं। कंपलसरी एक्सटोर्शन तो है, ऑफ मनी क्यों लिया, गवर्नमेंट तुमसे टैक्स लेने आई सरकार, ठीक है, सरकार ने बोला रामू टैक्स जमा कराओ। आप बोली सरकार हमारे पास में पैसे ही नहीं है, कहां से जमा कराए, देखो घर में कुछ भी नहीं पड़ा है। ठीक है, ऐसे गरीब बन गया कोई टैक्स पेयर। ठीक है, बोला सर पैसे ही नहीं है, कहां से जमा कराए, एक काम करो ये गेहूं की बोरी पड़ी है मेरे पास, ये ले जाओ। अच्छा ये मेरी घड़ी, ये देखो ये ले जाओ। अच्छा ये मेरा मोबाइल फोन है, ये ले जाओ ना सर, अभी नहीं है मेरे पास पैसे। क्या ऐसा किया जा सकता है, क्या ऐसा किया जा सकता है? आंसर इज नो, ऐसा नहीं किया जा सकता। आपको टैक्स मनी के फॉर्म में भरना है, पैसा देना है, पैसा। ऐसे नहीं होगा कि पैसे नहीं है तो कुछ और दे दो सर। तो ध्यान रखना, दूसरी बात जो निकल करके आती है टैक्स के लिए, वो क्या निकल करके आती है, टैक्स क्या है, कंपलसरी एक्सटोर्शन है जो कि देना ही पड़ेगा। और कैसे देना पड़ेगा, मनी के फॉर्म में। कोई आपसे पूछे भाई टैक्स इन काइंड दिया जा सकता है क्या, मतलब पैसे की जगह कोई दूसरी चीज दी जा सकती है क्या, तो उसको क्या जवाब दोगे, ना भाई ना, पैसे के फॉर्म में मतलब पैसे के फॉर्म में। ठीक है, बाबू भैया ने बोला पैसा देने का मतलब पैसा में ही देने का, और कैसे भी नहीं दे सकते आप। ठीक है,
फिर दूसरी एक और बात आती है कि भाई कौन लेगा ये टैक्स? क्या आपकी गली का गुंडा लेगा? बोलेगा हाँ भाई पैसा टैक्स निकाल, वो तो हफ्ता होता है। टैक्स कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी। तीसरी बात ये निकल करके आ गई। तो अभी तक सर हमको जो बातें समझ में आई है, टैक्स वो पैसा है जो कि कंपलसरीली देना पड़ता है, मनी के फॉर्म में देना पड़ता है और गवर्नमेंट को देना पड़ता है। बिल्कुल सही समझो अभी तक की तुम तीन बातें। और तीसरी बात, अंडर एनी लॉ, कानून के अंतर्गत रहते हुए देना पड़ता है, कानून के अकॉर्डिंग देना पड़ता है। अगर किसी चीज का कानून ना हो ना तो तुम दो ही ना कुछ भी। अगर सिग्नल तोड़ना अपराध ना हो तो तुम सिग्नल तोड़ने के पैसे ही ना दो पुलिस वाले को। ठीक है, बोलो मैं तो नहीं दे रहा। ठीक है, आप बोलोगे कहां लिखा है, कहां लॉ है? ऐसा कोई लॉ ही नहीं है, कानून ही नहीं है, ये बोलोगे। तो इसी तरीके से टैक्सेस जो भी गवर्नमेंट लेती है, वेदर इट इज जीएसटी, वेदर इज ए कस्टम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगता है, ठीक है, वेदर इट इज इनकम टैक्स, सबके लिए कानून बना हुआ है, तभी जाकर के गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है। तो ध्यान रखो, अगर सरकार को कोई भी टैक्स लेना है, मोदी जी को कोई भी टैक्स लेना है, तो उसका कानून बनाना बड़ा जरूरी है। हमारे आपने देखा कुछ सालों पहले जीएसटी आया इंडिया में, क्या ऐसे ही आ गया क्या? उसका भी कानून बना हुआ है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टैक्स। चार पार्ट में बांट करके हमने पढ़ी। टैक्स वो पैसा है जो कि कंपलसरीली लिया जाता है, मनी के फॉर्म में, गवर्नमेंट लेती है, अंडर एनी लॉ लेती है। फटाफट से बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो? फटाफट से बताओ मुझे, क्या ये बात आपको क्लियर है कि नहीं है? टैक्स की डेफिनेशन चैट में लिख के बताओगे। वेरी गुड। चलिए भाई, तो ये बात हमने कर ली, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बात अपन कर चुके हैं, अब आगे बढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? अब एक और बेसिक बात, टैक्स क्यों लगाए जाते हैं, और ये अपना है ना डिस्कशन वाला टॉपिक होगा। ठीक है, ये अपना डिस्कशन वाला टॉपिक होगा। व्हाई टैक्स इज चार्ज्ड। टैक्स क्यों चार्ज किया जाता है, सिंपल शब्दों में समझेंगे, क्योंकि ये अपनी बुक में नहीं है। बुक में ढूंढोगे ना, नहीं मिलेगा ये टॉपिक। लेकिन कोई चीज पढ़नी हो तो जानना तो चाहिए ना पर्पस क्यों है, नहीं तो पता क्यों चलेगा इसको क्यों पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा तुमको। तो बात आती है सर टैक्स क्यों लगाया जाता है। सोचो फटाफट से, टैक्स क्यों लगाती होगी गवर्नमेंट? क्या गवर्नमेंट को मजा आता है कि भाई हमको टैक्स लगाने में मजा आता है इसलिए लगा देते हैं सर? या कोई कारण है, कोई रीजन है, क्या है? देखो, सबसे पहली बात तो, तुम ये जिस रोड पर चलते हो, गाड़ी चलाते हो, ठीक है, ठुमक ठुमक करके चलते हो, गाड़ियां चलाते हो, दौड़ाते हो, ठीक है, तो क्या कैसे बनती है? टैक्स से। यस, टू रन कंट्री, वेरी गुड, एग्जैक्टली। पूरा देश चलाना है भाई, और देश फ्री में थोड़ी ना चलता है। देश चलाने के लिए हमको क्या लगाना चाहिए होता है, सरकार को क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। ठीक है, अगर पैसा नहीं होगा तो देश नहीं चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर सिंपल शब्दों में अपन बोले तो टैक्स क्यों लिया जाता है, ये आप लिख सकते हैं सिंपल शब्दों में, मैं जो लिखवा रहा हूं, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अभी जो टैक्स की डेफिनेशन पढ़ी ना, उसका मैं आपको डीप डाइव एनालिसिस आगे बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ब्रिज बनाना है, डैम बनाना है, रोड बनाने हैं, रोड, ब्रिज, डैम, इन सब के लिए चाहिए भाई सबसे पहला। नेक्स्ट, और क्या कारण है भाई, और क्यों टैक्स लगाया जाता है? आप, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्कूल्स वगैरह होती है, उसके लिए हॉस्पिटल, स्कूल, फैसिलिटीज।
ठीक है। और क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, और क्या कारण हो सकते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट टैक्स लगाती है? देखो एक बात बताता हूं तुमको, बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट है, फिर मुझे बताना क्या ये पॉइंट सही था। कुछ एक्सटेंट तक ही सही होगा, है ना। टू रिड्यूस इनकम इनइक्वलिटीज, इनकम इनइक्वलिटीज को रिड्यूस करने के लिए। ऐसा क्यों सर? इनकम इनइक्वलिटी क्या होती है भाई? अमीर गरीब के बीच का भेदभाव, अमीर गरीब के बीच का भेदभाव। कैसे सर? आप देखोगे तो जो गरीब लोग हैं और जो अमीर लोग हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी स्कीम्स लेके आती है। जैसे एक बच्चे ने बोला, वेरी गुड, गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स के थ्रू खाने पीने की चीजें, आटा, दाल, चावल, वो गरीब लोगों तक प्रोवाइड कराती है। क्या गवर्नमेंट कहाँ से लाती है भाई? गवर्नमेंट खरीद के लाती है उनको किसानों से, देन प्रोवाइड कराती है। गवर्नमेंट कहाँ से खरीदेगी? टैक्स के पैसे से खरीदेगी चीजें। अब एक चीज समझना बेटा, चीज समझना है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, अमीर लोगों पर टैक्स लगाती है। ठीक है, इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, रिच पीपल पर ज्यादा टैक्स लगता है या पुअर पर? बताओ मुझे, रिच पीपल पर ज्यादा टैक्स लगता है कि पुअर पीपल पर? फटाफट से बताओ मुझे, रिच और पुअर, बड़े आसानी से बता सकते हो तुम। रिच पीपल पर, यस, वेरी गुड। ठीक है, रिच पीपल से गवर्नमेंट टैक्स लेती है, रिच पीपल से गवर्नमेंट ने लिया टैक्स, ठीक है। ये रही हमारी गवर्नमेंट, मान लो गवर्नमेंट ने अमीर आदमी से टैक्स लिया, तो अमीर आदमी की इनकम का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट के पास चला गया। और गवर्नमेंट क्या करती है फिर? ये जो पैसा आता है इसको पुअर पीपल पर लगा देती है। पुअर पीपल पर लगा देती है, अमीर और रिच पीपल से लेती है और पुअर पीपल पर लगा देती है। तो एक तरीके से देखो, जो इनकम थी अमीर की, वो गवर्नमेंट के थ्रू किधर चली गई? गरीब। गरीब लोगों में कैसे लगाती है? उनको आपने देखा हो तो जो बीपीएल परिवार होते हैं या गांवों में, उनको क्या दिया जाता है? कैरोसिन दिया जाता है, चावल दिया जाता है, आटा दिया जाता है, गेहूं दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट या 1-2 रुपए केजी में दे दिया जाता है। तो बाकी का पैसा गवर्नमेंट खरीद के लाती है ना, चीजें उनको देती है। वो कहाँ से लाती है पैसा? रिच पीपल से लाती है। तो बताओ ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? इनकम इनइक्वलिटी कैसे दूर हुई? अमीर लोगों से पैसा गरीब लोगों की तरफ गया। तो दिस इज द रीजन कि इनकम इनइक्वलिटी दूर होती है जिससे। बताइए क्लियर है कि नहीं फटाफट से ये पॉइंट, यस और नो। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट आएंगे, मतलब दिस इज द बेसिक थिंग, बेसिक पॉइंट था ये, ठीक है। और भी पॉइंट्स आएंगे, अपन उन पर बात करते रहेंगे। ये एक बेसिक रीजन था, ठीक है। टैक्स लगाने के और भी बहुत सारे कारण हैं जिनको आप धीरे धीरे मेरे साथ में सीखते जाओगे, ठीक है। ये होपफुली आपने मेरे साथ में नोट कर लिए होंगे, ये 3 पॉइंट आपको नोट कर लेने। और भी चीजें होगी जब इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे ना अपन, वहां पर और डिटेल में बात करूंगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा, क्या है सर वो चीज। अब ये एक बात लिखी हुई थी यहां पर लास्ट में, अंडर एनी लॉ। अब मैं आपको है ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट बता रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था संविधान हमारा, ठीक है।
तो संविधान से ऊपर कुछ नहीं, दिस इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, इससे ऊपर कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी सरकार इससे ऊपर नहीं है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ टैक्स में क्या है बेटा, देखो आपको एक बात बताता हूं, ये अंडर एनी लॉ क्यों लिखा है पता है, एक रीजन बताता हूं मैं आपको, एक आर्टिकल बताता हूं। जैसे एक्ट में सेक्शन बने होते हैं ना, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल बने हुए हैं। तो संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 265 की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 265 की अगर बात करूं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 265 में क्या लिखा हुआ, बड़े ध्यान से समझना क्या लिखा है, देखो, नो टैक्स शैल बी लेवीड, लेवीड का मतलब क्या होता है, चार्ज्ड, साथ साथ लिख लेना, और कलेक्टेड एक्सेप्ट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, अब इस बात को देखो ध्यान से समझना, इसमें क्या क्या पॉइंट निकल करके आए। ठीक है, एक तो लेवीड, लेवीड का मतलब होता है टैक्स लगाना, चार्ज करना, टैक्स लगाने को क्या बोलते हैं, लेवी करना, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको लेवी करना बोलते हैं बेटा। एक्सेप्ट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ, सिंपल शब्दों में बताऊं तो क्या बोला गया, हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 265 ये बात बोलता है कि कानून की इजाजत के बिना ना तो कोई टैक्स लगाया जाएगा और ना ही कलेक्ट किया जाएगा। तो कानून की इजाजत के बिना ना तो कोई टैक्स तुम लगा सकते हो और ना ही कलेक्ट कर सकते हो। तो जब हमारा संविधान बोल रहा है कि भाई कानून की इजाजत नहीं, कानून नहीं तो टैक्स नहीं, तो इसका मतलब अगर सरकार को कोई भी टैक्स लेना है तो पहले उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। तो सर क्या ये इनकम टैक्स जो लेती है गवर्नमेंट उसके लिए कानून है, बिल्कुल है, हम आगे पढ़ेंगे। ये जो जीएसटी लेती है उसके लिए कानून है, बिल्कुल है। इसीलिए देखो टैक्स की डेफिनेशन में भी क्या बोला गया, टैक्स की डेफिनेशन में भी यही बोला गया, टैक्स वो पैसा है जो कि गवर्नमेंट मनी के फॉर्म में अंडर एनी लॉ लेती है। तो इस डेफिनेशन में अंडर एनी लॉ वर्ड क्यों जोड़ा गया, ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की हर बात को मानना पड़ेगा, इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। भाई ने बोला है, भाई ने बोला कि कानून के बिना टैक्स नहीं लेने का मतलब नहीं लेने का, भाई कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है अपना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया कानून की इजाजत के बिना टैक्स नहीं ले सकते, मतलब नहीं ले सकते। तो ये आर्टिकल 265 ने बोल दिया। लेकिन अब मैं एक समस्या हो गई, आपको बताता हूँ एक समस्या, कि भाई अब ये तो क्लियर हो गया कि भाई कोई भी टैक्स लेना है तो कानून बनाना है, बट एक समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या हो गई, देखो अपने सामने एक सवाल आ गया। क्या सवाल आ गया सर, हु विल मेक लॉ, सर कानून कौन बनाएगा, एक ये सवाल आ गया, क्योंकि बोला कि अगर कोई भी टैक्स लेना है तो कानून बनाना पड़ेगा। सर कानून तो कौन बनाएगा, गवर्नमेंट बनाती है सर, ये तो बड़ी बेसिक सी बात है। गवर्नमेंट तो बनाती है बेटा, लेकिन आपको पता होगा हमारे देश में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लड़ने लग जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करें, तो इस समस्या के समाधान के लिए कि कानून कौन बनाएगा, इस समस्या के समाधान के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और आर्टिकल डाला गया, आर्टिकल 246, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद बोलते हैं इसको बेटा। आपने सुना होगा ना धारा 370, अनुच्छेद 370, कश्मीर के रिलेटेड, तो वो वैसे भी वो बना हुआ था और ऐसे ही ये कुछ बना हुआ है। तो आर्टिकल 246 में क्या करा बेटा, कि अब जैसे घर में है, घर में तीन भाई बहन है, कोई चीज आती है तो लड़ते हैं। ठीक है, कि भाई ये मेरी चीज, ये मेरी चीज, तो लड़ाई ना हो तो क्या करते हैं मम्मी पापा, बांट देते हैं कि भाई ये तेरा है, ये तेरा है, अब लड़ना मत। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में भी बांट दिया, वरना ये सरकारें लड़ती है आपस में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करा बेटा, तीन लिस्ट बनाई, लिस्ट बना के दी सरकारों को, बोला देख भाई भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी, हम आपको एक लिस्ट बना करके दे रहे हैं, इसमें आपके पावर है, छेड़ोगे नहीं। ठीक है,
और हम स्टेट वालों को भी एक पावर की लिस्ट बना करके दे रहे हैं। तो 3 लिस्ट बना दी गई आर्टिकल 246 में। ठीक है, उन 3 लिस्ट के नाम क्या थे सर? उन 3 लिस्ट के नाम कुछ इस प्रकार थे। एक का नाम था यूनियन लिस्ट, एक का नाम था स्टेट लिस्ट और एक का नाम था कॉन्करेंट लिस्ट। तो पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट स्टेट लिस्ट, तीसरी लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट। 3 लिस्ट है इसमें, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये 3 लिस्ट जो है बना दी गई। अब यूनियन लिस्ट में क्या करा पता है तुमको? यूनियन लिस्ट में एक बहुत सारी पावर्स की लिस्ट बना दी गई नाम लिख करके, और ये सारी यूनियन लिस्ट में जिस जिस चीज का नाम आया वो पावर किसको गई? पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार को चली गई। तो यूनियन लिस्ट में जिस चीज का नाम है उस चीज से रिलेटेड कानून कौन बनाएगा, लॉ कौन बनाएगा? भारत सरकार। टेंशन खत्म। अब लड़ेगी नहीं भारत सरकार, क्योंकि भारत सरकार कभी भी लड़ेगी तो स्टेट गवर्नमेंट से लड़ लिए मान लो, तो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी देख तो भाई तुम्हारी यूनियन लिस्ट चेक कर ले, तेरी यूनियन लिस्ट में अगर इस लॉ का इस चीज का पावर है तो वो तेरा, और नहीं है तो फिर स्टेट लिस्ट चेक करते हैं। स्टेट लिस्ट में नाम से ही पता चल रहा है, स्टेट लिस्ट में जिस जिस चीज का पावर, जिस जिस चीज का नाम आया उसकी पावर किसको गई? स्टेट गवर्नमेंट को गई, राज्य सरकारों को गई। तो ये सब चीजें कनेक्ट होगी धीरे धीरे, ध्यान रखना। अभी अब अपन को पता चल गया भाई टैक्स लेना है तो कानून बनाना है, इनकम टैक्स अभी पढ़ेंगे अपन धीरे धीरे। तो अब तुम सोचो और मुझे बताओ एक बात सोच करके कि ये जो इनकम टैक्स है ये कौन सी लिस्ट में होगा तीनों में से? बताओ मुझे। और कॉन्करेंट में बोला कभी कभी तुमको मिल बैठ के मिक्स काम भी करना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ भाई, फटाफट से, ऐसे मत करो, इनकम टैक्स की पावर कौन सी लिस्ट में है तीनों में से? इनकम टैक्स की पावर कौन सी लिस्ट में होनी चाहिए बताओ? यूनियन में, स्टेट में या कॉन्करेंट में? पहले बताओ इनकम टैक्स लगाता कौन है, राज्य सरकार है या भारत सरकार? इनकम टैक्स कौन लगाता है? तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, आपको पता ना होता, इनकम टैक्स है ना भारत सरकार लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। तो अब बता दो, अब बता दो ये सोच के कि कौन सी लिस्ट में होगा। जब बताओ भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स लगाती है, तो इनकम टैक्स कौन सी लिस्ट के अंदर होगा? इनकम टैक्स की पावर कौन सी लिस्ट से मिलती होगी? फटाफट से मुझे बेटा ये बात बताओ कि इनकम टैक्स की पावर कौन सी लिस्ट से मिलती होगी? फ्रॉम विच लिस्ट पावर ऑफ इनकम टैक्स शुड बी गिवन? एंड यस यू आर राइट, इनकम टैक्स की पावर यूनियन लिस्ट के अंदर है। इनकम टैक्स की पावर यूनियन लिस्ट के अंदर। देखो खुद को कनेक्शन बैठना चाहिए, मैंने आपको बताया नहीं कहां होगी, लेकिन आपने कंसेप्ट जब समझ लिया तो माइंड ऑटोमेटिकली काम करने लगा। अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो यूनियन लिस्ट से रिलेटेड पावर है, तुमने खुद बता दिया। देखो इनकम टैक्स की पावर किस में होगी? यूनियन लिस्ट में होगी। अब यूनियन लिस्ट में क्या है, बहुत सारी एंट्रीज डली हुई है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, तो सर यूनियन लिस्ट में भी कौन से नंबर पर आती है? इसमें एक एंट्री नंबर आता है, बताऊंगा मैं उसको। ठीक है, स्टेट लिस्ट में क्या आता है, कॉन्करेंट में क्या आता है, सारी बातें अपन बात करेंगे, लेकिन इस क्लास में मैं इतना ही बता रहा हूं, आगे नहीं जा रहा। अभी तक की बातों को एक बार समराइज करता हूं। हमने सब्जेक्ट के बारे में समझ लिया कि हमारा सब्जेक्ट क्या होने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट आप मेरे साथ में पढ़ने वाले हैं, ये हमने जान लिया। पेपर पैटर्न कैसा आता है ये हमने जान लिया। टैक्स क्या होता है एक बेसिक सी बात हमने जान ली। ठीक है, टैक्स क्यों लगाए जाते हैं ये बेसिक सी बात हमने जान ली। ठीक है, उसके बाद में हमने एक चीज और देखी कि ये अंडर एनी लॉ क्यों लिखा, तो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन में लेके गया, संविधान में, और उसका कारण बताया कि। और अब मैं आपको बताता हूं कहां से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा बेटा कहां से कैसा क्वेश्चन। तो देखो बाकी की बातें तो समझने के लिए थी, आप यहां तक पहुंच पाओ। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पॉइंट है ना बेटा, यहां से एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहां पर लिख लेना साथ साथ कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एमसीक्यू बनेंगे या फिर शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे।
ठीक है, तो बताइए बेटा यहां तक कि आज की क्लास की सारे बातें क्लियर है कि नहीं, और मजा आया कि नहीं आज की सारी बातों में, फटाफट से मुझे बताओ, यस और नो। फिर मैं क्लास एंड करूंगा और नेक्स्ट क्लास आपकी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।